आंसू पलकों के किनारे तक आए और फिर रुक गए, क्योंकि उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी अवनी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर और कारोबार को संभाले रखा था, यूं कहिए बांधे रखा था। बहुत अनुशासित और कड़े मिजाज वाली थी अवनी, होती भी क्यों ना। इस समाज ने उसे ऐसा होने पर बाध्य जो किया था। आशा जी चाहती थी कि उम्र हो चली है अवनी की अपना घर बसाने की, लेकिन अवनी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उसके पास समय नहीं है इन सब के लिए। अवनी के पिता अगर होते तो उनसे जिद करती अवनी के ब्याह के लिए, लेकिन ऐसा तो था नहीं, इसीलिए चुप ही रहती थी। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पिता के जाने के बाद जो 1-2 घटनाएं उसके साथ हुई, उसके बाद तो अवनी का जीवन के प्रति रवैया ही बदल गया था। बहुत हद तक अपने में ही सीमित होकर रह गई थी अवनी। हाँ, कभी कभी अकेलेपन में क्षितिज को ज़रूर याद कर लिया करती थी और आंसू यूं ही पलकों को भिगो जाया करते थे। बहुत गहरा रिश्ता था क्षितिज की यादों का अवनी के आंसुओं से। दोनों पूरक थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा अकेलापन में होता था। पूरी दुनिया के लिए तो अवनी बहुत ही मजबूत थी। कभी कभी अवनी को समय लगता था कि जीवन के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं। फिर भी 14 वर्षों से यूं ही चल रहा था तो ठीक ही था। अपने भाई बहन की जिम्मेदारी को अवनी बाखूबी निभा रही थी। थोड़ी कड़ाई रखी तो उसने लगा आशीष बहुत दूरी बना के रखने लगा है उससे, और आरुषि भी। आज तो उसने अपने कानों से सुना दोनों को बात करते हुए। आशीष अपने ही घर में दम घुटता है, पता नहीं श्रुति इन सब को कैसे और किस ढंग से लेगी। क्या वो दी के सो कॉल्ड अनुशासन को समझ भी पाएगी। आरुषि, इतना क्यों सोच रही हो भाई? शादी के बाद दूसरे शहर की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर देना, वरना श्रुति भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस घर में। आज तक हम सुनते आए हैं कि कल भाभी माँ से अवनी पुराण सुन सुन के थक जाएगी। आशीष ठीक ही कह रही हूँ, चल देखता हूँ। जब अवनी ने यह सब सुना तो बहुत आघात लगा उसे। एक पल के लिए तो लगा कि अपना दिल खोल के रख दे अपने भाई बहन के सामने। फिर सोचने लगी क्या वो समझेंगे, इसीलिए अपने कमरे में जाना उचित समझा उसने। अवनी अभी ऑफिस से लौट ही थी। नीचे उमा से नींबू पानी का बोल के अपने कमरे में जा ही रही थी कि ये सब सुन लिया। कमरे में गई और आराम कुर्सी पे सर टिका के आंखें बंद कर ली। आज उसे वाकई में क्षितिज की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्षितिज से अलग होने के बाद भी अवनी उसे याद तो करती थी, लेकिन उसे ढूंढने और पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। यही कारण था कि अवनी ने खुद को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा था। जब पापा थे तो अवनी नहीं थी। सेल्फी ले लेके सबसे पहले फेसबुक पर डालती और इंतज़ार करती कि कितने लाइक्स और कमेंट मिलेंगे। क्षितिज पूछता भी कि थकती नहीं हो तुम इन सब से? थोड़ी तो सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। अवनी हंस कर कहती, कौन से ज़माने में रहते हो तुम मिस्टर वर्मा? इन सब से भी कोई थकता है भला? और रही लाइफ की बात तो ये सब तुम्हें संभालना है, मुझे नहीं। यह कहकर खूब खुल के हंसने लगती थी अवनी। और इस तरह बेपरवाह हंसती हुई अवनी को देखकर क्षितिज सोचता था कि अपना सब कुछ हार जाऊं। क्षितिज का कोई भी सपना अवनी के बिना अधूरा था। अपने भविष्य के बारे में सब सोच रखा क्षितिज ने। बहुत ही होनहार लड़का था क्षितिज। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसकी पहुंच से परे था। हाँ, अवनी की सोशल मीडिया और फेसबुक इन सब से वो दूर ही रहता था। अवनी ने कितनी बार उसे इन बातों के लिए जोर दिया, पर क्षितिज कहता, ना बाबा ना, तुम ही करो ये सब। दोनों लोग करने लगे तो हमारी नैया डूब ही जाएगी। अवनी अवनी कितनी बार कह चुकी थी क्षितिज से कि एक बार पापा से मिल लो ताकि वो तुम्हें थोड़ा देख ले, जान ले, लेकिन क्षितिज ने अवनी की ये बात हमेशा काटी। वो कहता, एक बार कुछ हासिल कर लेने दो अवनी, उसके बाद माँ पापा दोनों का आशीर्वाद लेंगे और माँ पापा भी अपनी अवनी के पसंद पर गर्व कर सकेंगे। फिर तुम्हें अपने घर वालों से भी तो मिलाना है। और अवनी भी क्षितिज की बातों में अपनी सहमति जता देती थी। यही सब सोचते सोचते बंद आंखों से अविरलित अश्रुधारा बहने लगी। इतने सालों में पहली बार उसका समय पर से नियंत्रण टूटने हुआ लगा। उसके कांपते हुए होंठ अपने आप ही कह पड़े, कहाँ हो क्षितिज तुम? तभी उमा कमरे में नींबू पानी लिए दाखिल हुई और लाइट ऑन करके कहने लगी, भौजी आशा जी ने कुछ काम पकड़ा दिया, यही लाने में देर हो गई। का हुआ गुड़िया, अंधेरे में काहे बैठी हो? अवनी बोली, कुछ नहीं बुआ, बस सर में थोड़ा दर्द है। उमा, तो हम कौन सा मर गए थे, हमें बुलाए लेती। लाओ
हम तुम्हारे सर की मालिश कर दें। अवनी, नहीं बुआ, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। उमा, अच्छा, इतनी आसानी से कभी तुम्हारी बात हम माने हैं जो आज मान जाएंगे? चलो आओ। और उमा हल्के हल्के अवनी के बालों में तेल लगा के मालिश करने लगी। जब अवनी 4 साल की थी तभी से उमा इस घर में काम कर रही थी। पति की शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मृत्यु हो गई थी, सो बेचारी अकेली थी। ने बाल बच्चे आगे पीछे कोई नहीं था। जब से इस घर में आई तब से ही अपना सारा वात्सल्य अवनी पर ही लुटाती है और अवनी भी उन्हें बुरा का मान देती है। उमा तेल लगा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। आशा जी तो थोड़ा संकोच करती थी कुछ कहने में, वो भी सिर्फ अवनी के स्वभाव के कारण। लेकिन उमा, वो तो जो मन में आता सब कह जाती अवनी से। दरअसल आशीष और आरुषि जुड़वा थे। उनके जन्म से कुछ दिन पहले ही उमा अवनी के यहाँ काम मांगने आई थी। आशा जी को भी ज़रूरत थी, इसीलिए अवनी के पापा ने उमा को काम पे रख लिया और बस उमा इस घर की होके रह गई। आशा जी बहुत मानती थी उमा को और उमा भी उन्हें सगी भाभी के साथ स्नेह देने लगी थी और सबसे ज़्यादा प्यार अवनी से। अवनी भी बुआ बुआ करके दिन भर उमा के आगे पीछे घूमती रहती थी। उस दिन समय केवल 4 साल की थी अवनी। दिन यूं ही बीत रहे थे। क्षितिज के बारे में भी सबसे पहले उमा को ही भनक लगी थी, पर अवनी ने उमा से सबको बताने को मना किया था। फिर पापा के जाने के बाद उमा ने कितना कहा, भौजी से बात कर लो गुड़िया, लेकिन अवनी नहीं मानी। अवनी बस एक ही रट लगाए रहती कि आशीष और आरुषि बहुत छोटे हैं बुआ, कम से कम इस वक्त मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। लेकिन उमा की अनुभवी नज़रें, वो तो भविष्य देख रही थी। अब तक उमा का तेल लगाना ख़त्म हो चुका था। उमा अवनी का कमरा भी ठीक कर रही थी और बातें भी कर रही थी। उमा, गुड़िया, अब तो आशीष ने भी अपनी पसंद बता दी। एक बार भी शर्म ने करके आई छोरी को अपने ब्याह की बात करते हुए। ने ही ख्याल आया बड़ी बहन के बारे में, इन्हीं लोगों के लाने तुमने। अवनी, बुआ बस भी करो अब, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी? उमा, कैसे न करूँ गुड़िया, मन कचोटता है तुम्हारे लाने। भौजी की बात मान लो ना अवनी, अब इच्छा ही नहीं होती बुआ किसी चीज़ की। अभी तो बस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा के आशीष के हाथ में देकर कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। उमा, हाँ तो हम जाएंगे ही तुम्हारे साथ। हम अपनी गुड़िया के बिना एको पल न रह सके हैं। चलो अब नीचे जाके देखें भौजी रात के खाने में क्या बना रही हैं, थोड़ा उनका भी हाथ बटा दें। गुड़िया से बात करके तो घर में किसी का पेट न भरे। और उमा चली गई। अवनी ने मन ही मन कुछ सोच लिया था और ये भी तय कर लिया था कि रात को खाने के समय सबसे बात कर लेगी। रात को खाने की मेज़ पर जब सब इकट्ठा हुए तो अवनी ने आशीष से कहा, अपना बिजनेस है और तुम दूसरों के लिए काम करते हो, ऐसा कब तक चलेगा आशीष? कल को शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, तुम्हारा जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। और हाँ, इस परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये ढीला रवैया जीवन के प्रति अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने तय किया कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और अगली ब्रांच उदयपुर में खोलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम अभी वाली कंपनी को इस्तीफ़ा दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आशीष चुपचाप सर झुकाए हूँ हाँ में अवनी की बात का जवाब दे रहा था और अवनी मन ही मन सोच रही थी, मेरे भाई कुछ दिक्कत है तो बोल अपनी दी से। लड़ने कितना कुछ मन में दबा रखा है इस लड़के ने। और उधर आशीष ये सोच रहा था कि खुश होऊं या दुखी। हमेशा की तरह दी ने अपना निर्णय सुना दिया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। खाना ख़त्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। आरुषि आशीष के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। आरुषि, क्या हुआ भाई, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो? आशीष, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। दी ने तो अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन तू ही बता मैं दी के साथ निभा पाऊँगा? बहुत टफ है दी के अंडर काम करना। अभी मेरा प्रमोशन है अगले साल, अगर जॉब छोड़ता हूँ तो कल को लौटने का कोई चांस ही नहीं है। श्रुति का क्या सोचना है वो भी तो पता नहीं, उससे डिस्कस करूँ या नहीं, बस यही सब सोच रहा था। आरुषि भाई, जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो सब ठीक होता हुआ दिख रहा है। तुम उदयपुर जाओ और मस्त सेटल हो जाओ श्रुति भाभी के साथ। इधर अवनी बोझिल कदमों से अपने कमरे में आ गई। माँ, आशीष, आरुषि, उमा, सबको बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से उसके सर पे बातों के हथौड़े मार रहे हों।
बहुत देर तक अवनी अपने कमरे में चहलकदमी करती रही, लेकिन मन शांत न हुआ तो शाल लेकर कमरे से निकल पड़ी बगीचे के लिए। नीचे उतर ही रही थी कि उमा ने देख लिया और पूछने लगी, कुछ चाहिए गुड़िया, क्या हुआ? कमरे में पानी नहीं था। अरे हमें आवाज़ दी होती हम ही ले आते। तुम काहे उतरी? अवनी, नहीं बुआ, सोच रही थी थोड़ा वॉक कर लूँ। उमा, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अवनी, नहीं बुआ, मैं चली जाऊंगी, बच्ची थोड़े ही हूँ। उमा, हमारे लाने तुम बच्ची थी हो और हमेशा रहोगी। अवनी मुस्कुराते हुए, कुछ ज़रूरत होगी तो कॉल कर लूँगी आपको। ठीक है। उमा ने ठीक है बोल तो दिया, लेकिन बहुत चिंतित हो जाती थी अवनी के लिए कभी कभी। अवनी निकल पड़ी टहलने। अपने कैंपस में ही टहल रही थी। उसे याद आ गई वो घटना जब पापा के जाने के बाद कैसे उसके चाचा की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी। और हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मौका देखकर अवनी के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की। आज अवनी सोच रही थी कि अगर उमा बुआ नहीं आती तो उस रात पता नहीं क्या होता। अपने पर सब ले लिया था उमा बुआ ने। आज तक माँ को भी नहीं जानती कि चाचा ने उमा बुआ के साथ नहीं मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। उमा बुआ ने अवनी से किसी को कुछ न बताने की कसम दी थी। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि उमा के ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे, लेकिन माँ ने कड़े शब्दों में कहा कि उमा ऐसी है ही नहीं। इस एक घटना से ने अवनी को इतना कठोर बना दिया कि वो अपने अपनों से कब दूर हो गई उसे समय पता ही नहीं चला। अवनी यूं ही बहुत देर तक अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रही। एक बार फिर घृणा होने लगी थी अवनी को अपने चाचा से। ये घृणा इतने वर्षों में न जाने कितनी बार हुई। बहुत बार क्षितिज से कहना चाहा अवनी ने, लेकिन हर बार उमा बुआ ने कसम दे दी। उमा बुआ का कहना था कि गुड़िया उसे डरावना ना समझ कर भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सब लड़की को ही दोष देते हैं। लेकिन अवनी, वो तो क्षितिज से कोई भेद नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार सब क्षितिज को बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। ये सब सोच ही रही थी कि उमा बुआ आ गई। उमा, अब और कितने रास्ते नापने हैं गुड़िया, चलो सो जाओ जाके। अवनी, मैं आ ही रही थी बुआ, तुम क्यों आई बुआ? उमा, तुम ही आ जाती तो हम क्यों आते भला? तुम्हारी आदत हो गई है हमें सताने की। अब चलो जल्दी, भोजी भी जगी हैं अब तक। अवनी चली गई उमा के साथ। आशा जी उसकी राह देख रही थी। अवनी के आते ही पूछा, कहाँ चली गई थी? अवनी, बस यूं ही। आप सो जाइए माँ, बहुत रात हो गई है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अवनी भी आ गई, लेकिन नींद वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अवनी को बड़ी इच्छा हो रही थी क्षितिज के बारे में जानने की। कैसा होगा वो, कहाँ होगा, शादी हो गई होगी या नहीं, हो ही गई होगी, उम्र का फ़र्क तो उसके चेहरे पर भी पड़ा ही होगा। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की हुई थी अवनी ने। अचानक से अवनी उठी और अलमारी खोली। उसमें से अपनी बरसों पुरानी डायरी निकाली। पेज पलटा और क्षितिज का नंबर सामने था। एक बार फिर आंखें भर आई अवनी की। आंसू पोंछते हुए नंबर पढ़ा और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि यह नंबर अवनी को याद नहीं था। शायद वो समय से भी झूठ ही कहती थी कि हर बार क्षितिज का नंबर देखती और समय से कहती कि नहीं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। ये सब सोचते सोचते कब आराम कुर्सी पर ही आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह आरुषि किसी काम से अवनी के कमरे में आई और पाया कि उसकी दी कुर्सी पे ही सो गई रात को। आरुषि मुंहफट थी, मनमौजी थी, लेकिन थी तो अवनी की सगी बहन ही। खून का रिश्ता था दोनों में। उसने डायरी लेके टेबल पर रख दी और एक चादर अवनी को ओढ़ा दिया। आरुषि सोच रही थी, अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस है, जब चाहे दी ऑफिस जा सकती हैं। भाई की तरह नहीं कि कोई बॉस तलवार लेकर सर पे खड़ा है। ओह, दी सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं चला सकती हम पर, ज़रा सी भी अपनी केयर नहीं करती। अगर मुझे एक दिन के लिए इस घर की मालकिन बना दिया जाए दी की तरह, तो मैं सबसे पहले इन्हें एक अच्छे से स्पा में ले जाऊंगी और फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा के लुक ही चेंज कर दूं। लेकिन ये तो अवनी दी है और इन्हें किसी और की बात सुनाई कहाँ देती है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी नज़र एक बार फिर डायरी के ऊपर गई। बड़ी पुरानी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उन सब की फैमिली फ़ोटो थी। उस फोटो में पापा भी थे, माँ के गोद में भाई और पापा की गोद में आरुषि खुद।
और दी पापा के कंधों पर हाथ रखे हुए खड़ी थी और पापा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए एक हाथ से आरुषि को गोद में पकड़े हुए थे और एक हाथ से दी का हाथ। उस फोटो में अवनी के लिए पापा का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर आरुषि सोचने लगी, शायद दी पापा की फेवरेट होंगी। फिर आगे पन्ने पलटने लगी तो देखा कि बहुत कुछ लिखा है दी ने। सब पढ़ना तो संभव नहीं था, इसीलिए आरुषि ने मोबाइल निकाला। दिमाग भी कम नहीं था इस लड़की के पास। झट झट पन्ने पलटते हुए फ़ोटो क्लिक करने लगी। एक पन्ने पर देखा किसी क्षितिज वर्मा का नंबर लिखा था। उसकी आंखें भी कैमरे जैसी ही थी कि एक बार कोई नंबर देख ले तो फिर याद हो जाता था उसे। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी उमा बुआ का नाम आया और फ़ोटो क्लिक करती कि अवनी उमा बुआ का नाम लेके नींद में ही बुलाने लगी और आरुषि के हाथ से डायरी छूट गई। फिर आरुषि ने फटाफट मोबाइल जेब में डाला और अवनी से पूछने लगी, क्या हुआ दी, कुछ चाहिए आपको? अवनी अचानक उठी और पूछा, तुम कब आई? आरुषि अपनी घबराहट संभालते हुए बोली, बस अभी ही आई हूँ दी। आते ही देखा आप सो रही हैं और ये डायरी नीचे गिरी है, तो मैंने सोचा आपको चादर ओढ़ा दूँ, उसके बाद डायरी उठा दूँगी। अवनी हड़बड़ाकर, डायरी कहाँ है डायरी, और तू किस काम से आई थी, बोलो। फिर अवनी जल्दी से डायरी उठाने लगी। आरुषि बोली, कुछ नहीं, बस माँ ने कहा देख कर आओ अवनी उठी है या नहीं। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, बाय। और हवा की तरह आरुषि गायब हो गई। लेकिन अवनी सोच में पड़ गई कि कहीं इस लड़की ने कुछ देखा तो नहीं। पता नहीं कब आंख लग गई मेरी, मैं भी ना डायरी रख के ही सोती, पर नींद कहाँ आ रही थी उस वक्त। और इधर आरुषि सोच रही थी, क्या था उस डायरी में जो दी इतनी घबरा गई। आखिर पता नहीं क्यों आरुषि के दिमाग के घोड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो उसने मोबाइल निकाला और क्षितिज वर्मा का नंबर सेव किया। अब बारी थी डायरी के पन्नों को पढ़ने की। लेकिन आज उसे कोर्ट जाना था, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट हायरिंग थी। आरुषि पेशे से वकील थी, जयपुर सिविल कोर्ट में। आरुषि जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे गई। देखा कोई नहीं है वहाँ। फिर उमा बुआ नाश्ता लेकर आई। आरुषि ने उमा बुआ का हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बैठो ने बुआ, कुछ बात करनी है। उमा भी बैठ गई। आरुषि, बुआ आप तो सबसे ज़्यादा दी से प्यार करती हैं ना। उमा, लो कर लो बात। हम क्या, हमारी गुड़िया सबसे ज़्यादा हम ही से प्यार करती है। ये सब सुनकर आशा जी मुस्कुराने लगी। उमा, क्यों भौजी, क्यों हंस रही हो तुम? हम क्या मजाक कर रहे हैं? आशा जी, नहीं मजाक क्यों, मेरी अवनी को मुझसे ज़्यादा तुमने प्यार किया है। उमा, आरुषि, बुआ आपकी फेवरेट तो दी है ही, क्या पापा की भी फेवरेट दी थी? उमा, भैया भैया किसी में भेदभाव नहीं करते थे, वो तो सबसे एक समान प्रेम करते थे। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं था। भैया प्यार तो करते थे गुड़िया से, लेकिन ये फेवरेट वेवरेट का मुझे नहीं पता। हाँ, एक बात कह दे रही हूँ, गुड़िया को जब भी देखती हूँ भैया याद आ जाते हैं, है ना भौजी? आशा जी अपने आंसू पोंछते हुए, सही कह रही हो, मुझे भी अवनी अक्सर तुम्हारे भैया की याद दिलाती है। आरुषि नाश्ता करते वक्त कुछ सोच रही थी, फिर अचानक से बोल पड़ी, माँ मैं शाम को ज़रा देर से आऊँगी, वो मेरी क्षितिज के साथ मीटिंग है। और चोरी चोरी उमा बुआ को भी देख रही थी। उमा बुआ नाम सुनते ही चौकन्नी हो गई और पूछा, कौन क्षितिज? कोई नया दोस्त है तुम्हारा? आरुषि, नहीं, मेरा नया क्लाइंट है। क्यों, आप जानती हैं किसी क्षितिज को? उमा, नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन आरुषि निश्चिंत हो गई कि हो न हो दी वाले क्षितिज को बुआ ज़रूर जानती है। आरुषि ने नाश्ता किया और निकल गई कोर्ट के लिए। रास्ते भर आगे के बारे में सोचती रही कि इस क्षितिज वर्मा का कैसे पता लगाऊं। आरुषि कोर्ट पहुंची। उसे केस की सुनवाई की अगली तारीख मिली। जब अपनी एक कलीग रीना से जब डिस्कस किया इस क्षितिज वर्मा के बारे में, तो वह अनायास ही बोल पड़ी, कौन क्षितिज वर्मा? उदयपुर सिविल कोर्ट के जज क्षितिज वर्मा। आरुषि, पता नहीं, अभी तो बस नाम मिला है, आगे और पता करना है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे जानती हो इस क्षितिज वर्मा को? रीना, अरे मैंने ला करने के बाद कुछ दिन उन्हें असिस्ट किया था। उदयपुर के बड़े मशहूर और जाने माने लायर थे तब वो। अभी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ। वो हैं जयपुर के ही, लेकिन उदयपुर सेटल हो गए हैं। आरुषि, पता नहीं ये वाले क्षितिज वर्मा कौन हैं और क्या करते हैं, चलो देखती हूँ, पहले इस केस का फैसला देख लूँ क्या आता है।
आरुषि कोर्ट से सीधे घर आ गई, पर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब बारी थी अवनिधि की डायरी वाले स्क्रीनशॉट्स पढ़ने की। एक बार में सब पढ़ लिया आरुषि ने। पूरा पढ़ने के बाद आरुषि की आंखों में आंसू थे। आज बहुत बुरा लग रहा था उसे अपनी दी के लिए। वो सोच रही थी जितना कुछ सहा है अवनिधि ने, आज वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने बचपन के कराटे क्लास के पीछे की वजह। अवनिधि भले ही कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके ब्लैक बेल्ट होने पर सबसे ज़्यादा खुश वही थी। जहाँ तक हुआ, अवनिधि ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सपोर्ट किया। आज आरुषि को खुद से बहुत शिकायतें थी, शर्म आ रही थी उसे खुद पे। वे सोच रही थी मैं कितना गलत सोचती थी। अब चाहे जो भी हो, अब वो कभी अपनी दी को अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या महसूस किया होगा दी ने उस रात जब चाचा जी ने दी के साथ छी कोशिश की होगी। घिन आ रही है अब सोच के। बहुत सहा है दी ने, और कभी किसी से खुल के बात भी नहीं की कि मन थोड़ा हल्का हो। उमा बुआ सब जानती थी, शायद इसीलिए चाचा जी जब आते और उसे प्यार से गोद में बैठाते तो उमा बुआ किसी बहाने से उसे ले जाती। सब पढ़ने के बाद आरुषि को एक बार ख्याल आया कि भाई को बताऊं क्या। फिर उसने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, और फिर क्षितिज वर्मा के बारे में भी पता लगाना है, क्योंकि जिस डायरी में इतनी बड़ी बात लिखी हो, उस डायरी में अगर किसी का नाम लिखा हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट ही होगा। आरुषि ने मोबाइल निकाला और उस नंबर पर डायल किया। जो 2 बार रिंग पूरी हुई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। आरुषि ने सोचा हो सकता है ऑफिस में हो, लेकिन जो बेचैनी मन में थी उसने आरुषि को चैन से बैठने नहीं दिया। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। इस बार किसी ने उठाया, शायद नौकर था, क्योंकि उसने उठाते ही कहा, अरे साहब नहीं है। तभी हम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आरुषि ने पूछा, क्यों, कहाँ है साहब? नौकर, कहाँ है मतलब? अरे अभी कोर्ट में छुट्टी थोड़ी ही हुई होगी, कोर्ट में ही होंगे। आरुषि को शक हो रहा था कि कहीं ये रीना वाले क्षितिज वर्मा तो नहीं है। आरुषि, वैसे आप बता सकते हैं ये नंबर कहाँ का है? नौकर, बड़ी अजीब हैं आप। साहब को जानती हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं सो नहीं जानती आप। अब तो पहले आप ये बताइए कि कौन से साहब को खोज रही हैं आप? आरुषि, ये बीकानेर वाले क्षितिज वर्मा का ही नंबर है ना, जिनका अपना बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है। नौकर, जी नहीं, ई उदयपुर वाले क्षितिज वर्मा का नंबर है, और वो बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि कोर्ट में जज साहब हैं हमारे साहब। अब फ़ोन रखिए, और भी काम है हमारे पास। अब आरुषि को 110% दावे के साथ कह सकती थी कि ये रीना वाले ही क्षितिज वर्मा है। मन तो कर रहा था कि सीधे उदयपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी इस पर बहुत सारा होमवर्क करना था। अब आरुषि सीधे गई उमा बुआ के पास। उमा बुआ, उमा बुआ, बुआ कहाँ हैं आप? उमा, क्या है? घर को सिर पे उठाए रखी हो? आरुषि, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम बाहर चलें क्या? उमा, क्या हो गया? किसी को पसंद कर लिया तूने क्या अपने भाई की तरह? आरुषि, सब यही पूछ लोगी तो बाहर क्यों जाएंगे भला? चलो न आइसक्रीम खाएंगे। अब कल को दी की शादी हो जाएगी तो तुम्हें मेरे साथ ही समय काटना होगा, बस इसलिए। उमा खुश होकर, राम जी ऐसा दिन दिखाएंगे क्या? गुड़िया जब छोटी थी तो उसे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। अब घर की जिम्मेदारी सब में ऐसी लगी कि सब भूल गई मेरी बच्ची। दोनों बाहर निकलकर कार से आइसक्रीम पार्लर गए। आरुषि 2 आइसक्रीम लेकर आई और दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। उमा, तुम हमारे लाने हमारी पसंद की आइसक्रीम लाई हो, तुम्हें कैसे पता कि हमें यही पसंद है? आरुषि उमा बुआ को गले लगाते हुए, बुआ तुम्हारी फेवरेट दी हैं, लेकिन हम सब की फेवरेट तो तुम ही हो। उमा, नहीं, तुम सबसे हम एक जैसा ही प्यार करते हैं, और इतना मान हमें इसी परिवार ने दिया है। हम पहले ही कहें, ये फेवरेट वेवरेट हमें समझ ही नहीं आता। आरुषि थोड़ा सीरियस होते हुए, बुआ सच में चाहती हो कि दी की शादी हो? उमा, लो भला, अपनी गुड़िया की शादी के लिए 1000 सपने देखे हैं हमने। कितना सोचते थे कि इन हाथों में आज गुड़िया खेली है, कल को उसके बच्चे खेलेंगे। आंसू पोंछते हुए, अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि आरुषि बोल पड़ी, तो मुझे पूरी बात बतानी होगी बुआ। उमा आश्चर्यचकित होते हुए, कौन सी बात? आरुषि, क्षितिज वर्मा वाली बात। उमा, तुम कैसे? आरुषि, बुआ मैं सब जानती हूँ, चाचा जी के बारे में भी। उमा, छी छी, नाम ने लो उस दुराचारी का। हमारी गुड़िया का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की उसने।
इस घटना ने हमारी गुड़िया को अंदर से तोड़ दिया। आज तक हमारी बच्ची उबर नहीं पाई है। आरुषि, बुआ उन्होंने जो भी किया, आपने माँ से क्यों नहीं कहा? माँ से क्यों छिपाया आपने? उमा, भौजी से कहने में कोई दिक्कत भी थी नहीं, लेकिन भैया के जाने के 15-20 दिन बाद ही ऐसा हुआ था, और जब हुआ तो घर लोगों से भरा हुआ था, और इन सब से हम भी गुजर चुके हैं आरुषि, और हमारा भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। आरुषि, बुआ आपके साथ? उमा, हाँ बिटिया, हमारे साथ भी। 14 बरस से ब्याह हुआ और 15वें बरस में विधाता ने हमें विधवा बना दिया। उस समय सोचते थे कि पता नहीं कैसा भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। जब हम विधवा हुए तो ये कमीने सोचने लगे हम अब सबकी जागीर हो गए हैं, और जब ये बात हमने अपनी सास से कही तो उल्टा कहकर हमें ही घर से बाहर निकाल दिया गया। जब हम मायके गए तो वहाँ भी हमारा आना किसी को फूटी आंख ने भाया, और एक रात हम सब छोड़ छाड़ कर घूमते घूमते इस शहर में आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि भैया ने हमें काम पर रख लिया। बिल्कुल सगे भाई सा स्नेह दिया हमें। भैया और भौजी के साथ रहकर एक बार फिर हमारा संसार पर विश्वास बनने लगा। लेकिन भगवान भी अच्छे लोगों को ज़्यादा दिन खुद से दूर नहीं रखते, सो भैया को अपने पास बुला लिया। तभी से तुम्हारे चाचा की बुरी नज़र सब पे पड़ गई। हमने भी सोच लिया था कि जो परिवार आज तक हमारी ढाल बना है, आज हम उसकी ढाल बनेंगे। अपनी बात सोचकर ही हमने गुड़िया को चुप रहने की कसम दी। उस समय हमें जो उचित जान पड़ा हमने वही किया। आरुषि, बुआ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों दी अचानक से इतनी ज़्यादा खामोश हो गई। कितनी बातें करती थी, कितना खेलती थी मेरे और आशीष भाई के साथ, फिर अचानक से। काश मैं मेरी दी के लिए कुछ कर पाती, काश। इसीलिए मैं चाहती हूँ दी इन सब बकवास की वजह से अपनी पूरी लाइफ ने ख़राब करें, तो सबसे पहले दी को ये सब अपने मन से निकालना होगा। उमा, हाँ बिटिया, करो जो करना है, क्योंकि सबके उम्र की लड़कियों को देखते हैं तो मन करता है, मन रोता है। भौजी को नहीं देखती, इसी लाने सूख रही हैं। आरुषि, और ये क्षितिज वर्मा कौन है? क्या इसने भी कभी? उमा, ना ना बिटिया, बड़ा ही भला लड़का था ये क्षितिज। आरुषि, आप बताइए कि आप कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं? उमा, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी घर चलो, बहुत देर हो गई है। भौजी राह देख रही होंगी, कभी और चर्चा करेंगे। आरुषि, ठीक है, चलिए। उमा और आरुषि घर आ गए। अवनी आ चुकी थी। अवनी ने उमा को देखते ही कहा, कहाँ थी बुआ, चाय पिला दो ने। उमा, अभी लाते हैं, तुम कमरे में चलो। तभी आरुषि बोल पड़ी, आप सब लोग लॉन में चलो, आज चाय के मैं बना के लाती हूँ। आरुषि चली गई चाय बनाने। अवनी उमा बुआ के साथ लान में चली गई। उमा ने कहा, भौजी को भी बुला लाएं। अवनी सोच रही थी क्यों इतनी भीड़ लगानी, चुपचाप अपने कमरे में चाय पी लेते हैं सब। थोड़ी देर में आरुषि चाय लेकर आई और माँ को भी साथ ले आई। सबको चाय दी तो उमा ने कहा, भौजी अब आरुषि भी चाय बनाना सीख गई है, इसके लाने अब लड़का देखो। दो दो बिन बिहाई बेटियां हैं घर में, और आशीष पहले बहू कैसे ले आएगा? तो आरुषि झट से बोली, तो मैं ही क्यों, पहले दी की शादी करो। इतना सुनना था कि अवनी खड़ी हो गई और बोली, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आरुषि ने कहा, ये क्या बात हुई, आप किसी की सुनती क्यों नहीं? अवनी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जाने लगी। आरुषि पीछे से आवाज़ लगाती रह गई, दी एक बार तो सुनो, मेरी बात का जवाब तो दो। अवनी ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा और जाते हुए कहा, मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आरुषि फिर बोली, आप इस तरह नहीं भाग सकती, आपको जवाब देना होगा। पर अवनी सीधे कमरे में चली गई। आशा जी खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए वहाँ से चली गई। उमा ने आरुषि की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ बिटिया, बात बनने की जगह बिगड़ती हुई दिख रही है। आरुषि बस इतना बोली कि आपको मुझ पर विश्वास है। उमा थोड़े चिंचित स्वर में बोली, तुम तो हमारे लैंड डूबते को तिनके का सहारा हो, बोलो तो आखिरी उम्मीद। आखिर आरुषि, तो फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मुझे दी के बारे में सब बताइए जो मैं नहीं जानती। उमा, ज़रा ठहर तो, पहले गुड़िया को देख कर आती हैं। आरुषि सोचने लगी। दी ने हुई खुलजा सिमसिम का दरवाज़ा हो गया कि खुल ही नहीं रहा। देखते हैं उमा बुआ कब तक सस्पेंस का पर्दा हटाती हैं।
चलो तब थोड़े से अपने केस को देखती हूँ और रीना से बात करती हूँ। रीना को कॉल लगाया और अगले दिन का लंच फिक्स किया, फिर अपने कमरे में चली गई। इधर उमा बुआ अवनी के पास गई पानी लेकर। उमा क्यों चली आई इस तरह? अवनी, मुझे किसी को जवाब नहीं देना बुआ, बस। उमा, जवाब तो देना पड़ेगा ने गुड़िया, अब आरुषि बच्ची ने रही तो सवाल तो करेगी ही ने। और तुम कब तक टालती रहोगी ये सब? क्या आरुषि क्षितिज का पता लगा पाई? क्या अवनी की शादी हो पाई? ये सब जानने के लिए देख लीजिए इसका नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।